नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। संजय शेरपुरिया बहुत चर्चा है, हर तरफ बहुत सारी तस्वीरें हैं शेरपुरिया की, और आज वो सारी तस्वीरें मैं उनके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि उन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सरसंघ चालक हैं, बहुत सारे लोग हैं और एक आदमी जो फ्रॉड है उसके साथ खड़े हुए हैं। इस तरह के फ्रॉडगिरी का काम क्यों करते हैं और इनका क्या समाज में रोल होता है, पहली चीज़। दूसरा, संजय शेरपुरिया अगर फंसता है तो कौन कौन फंसेगा। तीसरा, क्या संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी के बाद उनकी जांच अब किन्हीं और हाथों में जाने वाली है। आज इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। पहले तो ये कि संजय शेरपुरिया की तस्वीरें किस महानुभाव के साथ में हैं, उसके लिए अलग से टिप्पणी करके समय आपका और मेरा ख़राब करने के बजाय साइड में विंडो में वो सारी की सारी तस्वीरें चलती जा रही हैं। आप देखते जाएं कौन कौन से चेहरे हैं। जिनको नहीं पहचानते हैं वो कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार, एक ज़माने में बड़े सक्रिय विधायक होते थे दिल्ली के, एक ज़माने में जबकि साहिब सिंह वर्मा की सरकार थी, तो या मदन लाल खुराना की सरकार थी। ये चेहरे शायद आप न पहचान पाए, लेकिन ये सारे के सारे विशिष्ट वीआईपी लोग हैं, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और उसी तरफ के संत हैं। तो आप वीडियो में अपनी आंखों का इस्तेमाल तस्वीर को देखने में कर सकते हैं और कानों का इस्तेमाल मेरी बात सुनने के लिए कर सकते हैं। संजय शेरपुरिया क्या आइटम है, इसको अगर आपको समझना हो तो दिल्ली में एक लोक कल्याण मार्ग या जिसको कहें रेस कोर्स रोड, पूर्वी उत्तर प्रदेश का गाजीपुर का रहने वाला संजय शेरपुरिया 2024 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला था और इसी नियत से कुछ समाज सेवा की तस्वीरें भी मैंने लगाई हैं। वो वहाँ पर समाज सेवा कर रहा था, लोगों के बीच में अपनी पैठ बना रहा था और लगातार उनसे संपर्क में लगा हुआ था। चुनाव लड़ने का अनुभव संजय शेरपुरिया को बहुत अच्छा है और वो इसलिए है क्योंकि संजय शेरपुरिया प्रधानमंत्री मोदी का बनारस में जो इलेक्शन मैनेजमेंट था उसमें जो अहम 5-6 लोग होते हैं उनमें से एक था। संजय शेरपुरिया कहीं पे कोई भी कितने भी पैसे से कुछ मैनेज करना हो उसके लिए एक लाइन उसको बोलने की ज़रूरत है, वो मैनेज कर लेता था। लेकिन संजय शेरपुरिया इस तरह की चीज़ों के लिए भले ही जाना जाता हो, लेकिन जो लुटियन सर्किल की बात प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषण में किया करते थे, ये आदमी उस लुटियन जोन का जितने वीआईपी हैं, चाहे वो टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हों, टॉप के नेता हों, ख़ास तौर पर सत्ताधारी नेता, उनके बीच में नेटवर्किंग का काम करता था। 100-200 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ का कोई काम करना हो, कहीं पे कोई परमिट अटका हो, कुछ अटका हो, संजय शेरपुरिया के लिए बाएं हाथ का खेल था, दाहिने नहीं, बाएं हाथ का। और इसीलिए वो अपने पॉलिटिकल सर्किल में, दूसरे सर्किल में काफ़ी फेमस था। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसका मार्केटिंग का एक ज़रिया थी कि मोदी जी के साथ अगर मैं तस्वीर डाल दूंगा उसके नाम पे, मैं जब 10 काम कराने जाऊंगा तो मेरे काम में देरी नहीं होगी। आज तो वैसे भी आप जानते हैं माहौल कैसा है। इसी तरह से वो सरसंघ चालक के साथ, दूसरे लोगों के साथ तस्वीरें, और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं आजकल, एक ज़माने में योगी की जगह उनको मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखा जा रहा था उत्तर प्रदेश का, वो चुनाव हार गए थे सांसद का और उनको जिसने हराया था आज उसकी सदस्यता चली गई, क्योंकि 6 साल के लिए उसको सज़ा सुना दी गई है। उनको भी 25 लाख रुपए का इसने लोन दिया हुआ था और वो लोन उन्होंने बाकायदा अपने हलफनामे में जब चुनाव लड़ रहे थे
तो दाखिल किया। अब वो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं। लेकिन खबर, संजय शेरपुरिया वो आदमी था जो 2-2, 3-3 आधार कार्ड रखता था। उसको मिल गए थे, लोग कहते हैं आंखों की पुतली मिलाते हैं, अंगूठा मिलाते हैं। उसके पास 2-2, 3-3 आधार कार्ड थे। इसके अलावा रेस कोर्स क्लब जो है दिल्ली का, बहुत बड़ा क्लब है, उसमें जिमखाना क्लब की मेंबरशिप बड़े बड़े तुर्रम खां को नहीं मिलती है। वहाँ का एक प्रोटोकॉल है और इस देश के इतिहास में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को कुर्ता पजामा पहनकर जाने के कारण प्रवेश से रोक दिया गया था। यह है जिमखाना क्लब। YMCA इंटरनेशनल सेंटर की मेंबरशिप उनके पास है, क्लब 19 की मेंबरशिप उसके पास है। ये सब उसका बरामद हुआ है जब उसको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मूवमेंट पास, DCP की मुहर लगा हुआ उसके पास से मिला है। मूवमेंट पास ये होता है कि किसी भी हाई सिक्योरिटी एरिया में कहीं पे भी जा रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट है कि ये आदमी जा सकता है। रेस कोर्स रोड पे रहता था, जहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हैं, जिन्होंने उसका नाम लोक कल्याण मार्ग रख दिया है। यानी प्रधानमंत्री के घर के आसपास अपने घर पे जब कोई आदमी आता था तो लोग कहते थे कि भाई वाईफाई नहीं मिल रहा है, और कुछ नहीं, PMO का कनेक्ट कर दो वाईफाई। जो उनके घर में लोग आते थे उनको वाईफाई चाहिए होता था, अरे इनका जरा PMO से वाईफाई कनेक्ट कर दो। इतनी पहुंच, प्रधानमंत्री ऑफिस से वाईफाई कनेक्ट कर दें। उसने अपने घर के वाईफाई का नाम PMO रखा हुआ था। फ्रॉड बहुत बड़ा हुआ था। उस पूरे आदमी की आज की तारीख में जो सिचुएशन है वो ये है कि ये आदमी सिर्फ दिखाता ही नहीं था। ज़्यादातर जानकार मानते हैं कि अमित शाह, मोदी और दूसरे लोगों से इसकी बहुत प्रॉक्सिमिटी थी। और उत्तर प्रदेश में मोदी का चुनाव जब हुआ था वाराणसी वाला, तो उसमें जो कोर टीम थी उसमें शामिल होने में कामयाब हो गया था। अलग अलग मौक़ों पर इसकी भूमिका अमित शाह के एक बहुत विश्वस्त लोगों में से एक के तौर पर मानी गई, और वो जहाँ चाहता था वहाँ कब्जा कर लेता था। गुजरात उसकी मुख्य कर्म भूमि थी, रहने वाला उत्तर प्रदेश का था। वहाँ उसने कंपनी बनाई हुई थी। उस कंपनी में कहीं कुछ डायरेक्टर नहीं बना हुआ था, रिमोट से कंपनी चलाता था। उस कंपनी के नाम पे स्टेट बैंक से पैसा लिया, उसका पैसा मार गया, सैकड़ों करोड़ रुपया। ये सब आप जानते हैं। इसके बाद की कहानी ये है कि उस शेरपुरिया के ऊपर योगी ने क्यों और कैसे हाथ डाला, और इस हाथ डालने का मतलब क्या है, ये है बड़ी कहानी। कहानी ये कहती है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम सबकी नज़र में मोदी सुप्रीम है और उनके मुकाबले कहीं कंपटीशन दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन ऐसा सिर्फ हमारी नज़र में है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री बनने की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने मिशन में अगर कामयाब हो जाते हैं तो 2024 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है। सुनने में अजीब लगेगा, कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें इस बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि अतीक अहमद, उद्गा भाई और उसके अपने बेटे के शॉकिंग खात्मे के बाद देश में एक संदेश गया है कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा आइकन योगी आदित्यनाथ है, महाराज जी हैं। और योगी आदित्यनाथ के सामने ये गुजरात किंग कहीं नहीं बैठता है। योगी आदित्यनाथ आप जानते हैं धुन के पक्के हैं, जो जी में आए करते हैं। और इतना खास आदमी अमित शाह का, मोदी जी का सरसंघ चालक के साथ देखा गया हो, जो पूरा का पूरा सर्किल है उसको मैनेज करता हो, हजारों लोगों के काम चुटकी में करवाता हो। आपको क्या लगता है कि क्या उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस आसानी से गिरफ्तार कर लेगी? इसके लिए एक बोल्ड डिसीजन चाहिए, और कोई भी ब्यूरोक्रेट ये डिसीजन अपने आप नहीं ले सकता। और अमिताभ यश जो वहाँ के STF का सारा काम देखते हैं, सबसे ज़्यादा डायनेमिक IPS अधिकारी हैं, उनके बारे में वैसे भी कहा जाता है कि वो मोदी जी की इजाज़त के बगैर, माफ़ कीजिएगा, योगी जी की इजाज़त के बगैर कोई बड़ा कदम नहीं उठाते हैं। और ये खबर इस बीच में लगातार रही है कि अतीक के बेटे का इनकाउंटर हो,
या अतीक की हत्या हो या दूसरी चीज़ें हों, उससे पहले सारी की सारी जानकारियां योगी जी के साथ वो साझा करते रहे। इन सारी चीज़ों के बीच में आपको वो पुराने वीडियो मेरा याद आ रहा होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी के बीच में अदावत चल रही है। केंद्र की सरकार ने किसी भी हालत में योगी के सबसे विश्वसनीय अवनीश अवस्थी का एक्सटेंशन करने से इनकार कर दिया था। उनकी जगह दुर्गा शंकर मिश्र को बना दिया गया था। लेकिन योगी भी कट्टर धुन के पक्के हैं और उन्होंने उन्हीं दुर्गा शंकर मिश्र की जगह अवनीश अवस्थी को अपना एडवाइज़र बना लिया। भाई आप चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाओगे, हम एडवाइज़र बना लेंगे। और एडवाइज़र तो चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ सेक्रेटरी को वो बोल पाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और मुख्यमंत्री को भी ऑफिशियली बता सकेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, जो काम चीफ सेक्रेटरी भी करता था। सारी चीज़ें अगर देखें तो इन पूरे घटनाक्रम के बीच में सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि योगी जी ने सीधे सीधे केंद्र की सरकार को चुनौती दे दी है। योगी मोदी का जो पूरा स्ट्रांग होल्ड है, उनके अपने नज़दीकी आदमी को पे सीधे हाथ डाला गया है, उसको उठा लिया गया है। और बताया जाता है कि इसी की प्रतिक्रिया में एक गैलेंट ग्रुप है, उसके मालिक के ऊपर छापे मारे गए इनकम टैक्स के। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के हाथ में आता है और छापे इसलिए मारे गए क्योंकि जो गैलेंट ग्रुप है उसके मालिक योगी जी के बहुत नज़दीक हैं। और कहा यह जाता था कि उस पूरे इलाके में ईस्टर्न यूपी के गैलेंट ग्रुप के मालिक सेकंड सीएम थे। योगी जी का कोई भी काम हो वो चुटकी में करवा सकते थे और वहाँ के पूरे सिस्टम में उनका टेलीफोन काम करता था। शेरपुरिया की गिरफ्तारी का मतलब सीधे सीधे दिल्ली को चुनौती है, और दिल्ली को चुनौती के बाद में अब बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स अगर आप लिंक करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह का दिल्ली में फंस जाना, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक तगड़ा माहौल बनना, ये सामान्य इत्तेफाक नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी के उन क्षत्रिय, उन राजपूत और उन ठाकुर लोगों में से हैं जिनको ये माना जाता है कि योगी जी के बहुत स्ट्रॉन्ग साथी हैं और योगी जी को उनका साथ प्राप्त है। लेकिन इस पूरी चीज़ों के बीच में, इन पूरे घटनाक्रम के बीच में, इस इंटरनल पॉलिटिक्स के बीच में आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत सारे तार जुड़ेंगे। जैसे गुजरात जेल, यूपी में पुलिस पूछताछ कर रही है अतीक अहमद के मामले में, और पूरे देश का मीडिया एक माहौल बना रहा है। माहौल ये बना रहा है कि गुजरात की सरकारें नकारा है, निकट्टू हैं। गुजरात की जेल में रह के आराम से वहाँ से अतीक अहमद पूरा नेटवर्क चलाता था। वहाँ जेल में बैठ के अतीक अहमद पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार मंगाता था, सारा नेटवर्क चला रहा था। यानी गुजरात का हाल बहुत खराब है। उधर हिरासत में अतीक अहमद की हत्या से एक सवाल खड़ा होता है, और वो सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश का हाल खराब है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेकार है। अपनी हिफाजत में जो आदमी था उसको पुलिस नहीं बचा पाई है। गवाह की हत्या हो जाती है उत्तर प्रदेश में, पुलिस नहीं बचा पाती है। लॉ एंड ऑर्डर लड़खड़ा रहा है, तो उधर केंद्र की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को बहाना बनाकर किसी तरह से योगी जी को ग्रिप में लेने की कोशिश करती है, और इधर ये गुजरात सरकार पर हमला बोलते हैं। और इस पूरी पावर स्ट्रगल के बीच में इसको अगर आप एक तरफ रखते हैं, ये लड़ाइयाँ हैं, कोई सब लोग अपनी अपनी सत्ता हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं, इसको एक तरफ रखें तो आप ज़रा नज़र रखिए असली मसले पे। असली मसला ये है कि एक के बाद एक फ्रॉडियल जो पकड़े जाते हैं, मैं राहुल गांधी की तरह तो नहीं कहूँगा, उनके कहने से तो एक सरनेम पूरा का पूरा डिफेमेशन का आरोप लगा दिया गया उनके ऊपर, लेकिन ये जो घोटालेबाज हैं सारे के सारे, इन सब का एक कनेक्शन क्यों दिखाई देता है? अभी मोदी जी अडानी साहब के पूरे तंत्र से निकले नहीं हैं। उनके समधी, उनके रिश्तेदारों की बाहर गाथाएं आ रही हैं एक के बाद एक, और ये एक और नया निकल आया।
मतलब ये यूपी का था लेकिन फ्रॉड जाके गुजरात में करता था। अतीक यूपी का गैंगस्टर था लेकिन गैंग चलाता था गुजरात से। तो ये सारी चीज़ें कुछ कहती हैं, कुछ इशारा करते हैं। और ये जो इशारा है ना, ये इशारा बड़ा साफ साफ इशारा है कि दिल्ली की सत्ता के गलियारों में जो दावा किया जाता रहा है कि दलाली खत्म हो गई है, वो खत्म नहीं हुई है। दलाल, सेटर और जो दूसरी तरह के लोग हैं जो दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इधर उधर पैसे खिला के ये काम कराना, वो काम कराना, ये काम कराना, वो बाकायदा फल फूल रहे हैं। और संजय जयपुरिया एक एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि किस तरह से दिल्ली में सत्ता का जो शीर्ष है उसके आसपास भी दलाल स्वच्छंद वितरण कर रहे हैं। अब हमको किसकी तरफ खड़े रहना चाहिए, एक बड़ा मसला है। मुझे भारत के नागरिक के तौर पे किसका साथ देना चाहिए? क्या हिंदू आइकन अतीक को ठिका लगा देने वाले एक बड़े महान ऐसे हिम्मती नेता के पीछे हमको लग जाना चाहिए कि यही हमारी कौम को बचाएगा टाइप का एक नफरती उसमें शामिल हो जाना चाहिए? या लॉ एंड ऑर्डर को लड़खड़ा देने, ये सारी बातों को दिमाग में रखकर हमको एक दूसरा समूह, एक दूसरा गुट उसके साथ हो जाना चाहिए? शेरपुरिया टाइप के जो दलाल हैं वो जिस पूरे के पूरे निजाम में प्रश्रय पाते हैं और तरक्की करते हैं, उनके साथ हो जाना चाहिए? ये जो है हमारा फैसला लेने की चीज़ है, जो मेरे और आपके समझने की चीज़ है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि हमको ये समझना पड़ेगा कि इस देश में हम राजनीति में कुछ एक परिवर्तन लाने के लिए आए थे। हमको लगता था कुछ बदलेगा। मोदी जी के हम भाषण सुनते थे 2024 में, जिसमें बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ होते थे। हमने साबरमती नदी में ऐसे किया, वैसे किया, ये किया तो ये हो गया, हमने उद्योगों को ये कर दिया तो ये बिजली को कर दिया, तो ये सब हम सुनते थे। और विकास मॉडल की जो वो कथाएं थीं, वो कथाएं हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थीं। लेकिन अब हम 9 साल बाद देख रहे हैं कि स्थितियां वैसी नहीं रही हैं जैसे कांग्रेस पार्टी के ज़माने में सत्ता के गलियारों में दिल्ली के दलाल घुमा करते थे। जैसे हमने दूसरी पार्टियों के टाइम में हमने अमर सिंह जैसे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा है जो सत्ता में कोऑर्डिनेशन के काम किया करते थे। अब हम देख रहे हैं इस निजाम में भी ऐसे ही वैसे ही लोग बहुत पावरफुल हैं, वैसे ही लोग प्रधानमंत्री के नज़दीक हैं, वैसे ही लोग गृह मंत्री के साथ दिखाई देते हैं, वैसे ही लोग बड़े बड़े आरएसएस के नेताओं के साथ घूम रहे हैं। और कम से कम उस ज़माने के जो लोग होते थे वो बैंकों को चूना तो नहीं लगाते थे, अब तो बैंकों को भी चूना लगा रहे हैं। तो योगी जी ने इस लिहाज से एक अच्छा काम किया कि एक ऐसी व्यवस्था को एक्सपोज कर दिया जो इस देश में चल रही है, जो घोटालेबाजी की है, जो रिश्वतखोरी की है, जो टोपी ट्रांसफ़र की है, और जो व्यवस्था इस देश के एलीट के बीच में आपस में कुचुर कुचुर करके फैसले कर लेने की है। याद कीजिए जब अतीक अहमद को पहली बार जिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया तो वहाँ पर एक आईजी साहब बावर्दी बैठे हुए थे और अतीक अहमद से गुफ्तगू कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के सारे ब्यूरोक्रेट अपना काम कराने के लिए अतीक अहमद के दरबार में जाया करते थे। तो ये जो पावरफुल लोग हैं, ये इस तरह के लोग हैं, ये तो नेटवर्किंग करवाते रहते हैं, इसका ट्रांसफ़र कराना है, उससे मिलवा दिया, उस नेता से मिलवा दिया, फलां से मिलवा दिया। और ये जो आयोजन होते हैं ना जिसमें मंच पे बैठ के नेता भाषण दे रहे हैं, इन आयोजनों में भी पर्दे के पीछे नेटवर्किंग का काम चल रहा होता है। इस नेता को इस अधिकारी से मिला दिया, इस अधिकारी को इस नेता से मिलवा दिया। तो ये पूरा का पूरा जो है ना एक कैरेक्टर राजनीति का जो और बिगड़ गया वो हमारे सामने आता है। हम सोच रहे थे बेहतर होगा, लेकिन ये स्थितियां वैसी की वैसी हैं। 9 साल देश के फिर बेकार गए इस फ्रंट पे। दूसरा सवाल आपके मन में ये आएगा कि इस लड़ाई में जीतेगा कौन? तो जीतने के मामले में ये बड़ा कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर इसलिए है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो उनके पास हिंदुत्व की बहुत बड़ी ताकत है, और अगर वो हिंदुत्व के आइकॉन के तौर पे मोदी ने जो गुजरात दंगों के बाद में अपनी छवि गढ़ी थी, उस छवि से एक बड़ी छवि बनाने में कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मजबूत नेता के तौर पर, एक ऐसे वॉरियर नेता के तौर पर वो अपनी छवि बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो रक्षक हो सकता है उस फोबिया से डराई हुई कौम का,
तो इनके लिए मुश्किल होने वाली है। लेकिन इनके पास बहुत सारा प्रचार तंत्र है, गवर्नेंस है, दूसरी चीज़ें हैं। तो आप कहेंगे गोदी मीडिया तो उधर है, लेकिन नहीं, गलतफहमी में मत रहिएगा। आज भी केंद्र का बहुत बड़ा विज्ञापन का बजट, दूसरी चीज़ें होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का विज्ञापन का खर्चा आप जिस भी शहर में रहते हो वहाँ देख सकते हैं। देश के ज़्यादातर बड़े शहरों में आपको उत्तर प्रदेश सरकार के होर्डिंग्स मिल जाएंगे, बस स्टॉप पे विज्ञापन मिल जाएगा। देश भर में वो पैसा खर्च कर रहे हैं। रोज आधे घंटे नेशनल चैनल्स पे एक विज्ञापन आता है योगी सरकार का, जिसमें सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो विज्ञापन उपलब्धियों के लिए बताने के लिए, तो आपको गलतफहमी है। ये सरकारों का, इस देश की तरीका है कि अखबारों का मुंह बंद करने के लिए उनको एक तरह का ये सुविधा शुल्क दिया जा रहा है। उनको विज्ञापन के नाम पे एक रकम दी जाती है, जिसके बाद वो मुंह बंद रखते हैं। आप मुझे बताइए, व्हाट्सएप को विज्ञापन देने की ज़रूरत है क्या? पूरा पेज का विज्ञापन अखबारों में व्हाट्सएप का छपता है। क्या व्हाट्सएप को आज तक किसी ने विज्ञापन देख के इंस्टॉल किया है क्या? क्या ये बात कंपनी को नहीं पता है कि व्हाट्सएप का विज्ञापन देख के कोई इंस्टॉल नहीं करेगा? एक ऐसी कंपनी जो जनता के बीच में कभी कोई सामान बेचती ही नहीं है, वो भी पूरे पेज के विज्ञापन देती है। उसके पीछे कोई वजह है आपको समझ में आई आज तक? उसको 2 ग्राहक मिलेंगे क्या? उसकी इमेज बनेगी क्या? कम से कम व्हाट्सएप ना तो इमेज के मामले में, ना विज्ञापन के मामले में, किसी मामले में वो अखबारों की पब्लिसिटी पर निर्भर नहीं है। लेकिन 2-2, 3-3 पेज के विज्ञापन क्यों? इसलिए क्योंकि जब कोई कंट्रोवर्सी आएगी, आपके खिलाफ सवाल उठेगा, आपकी पूरी सिस्टम पे सवाल उठेगा कि आपने ये कर दिया, या प्राइवेसी का मसला आएगा, या सरकार कोई कानून बनाएगी, तो मीडिया ये देखकर चुप रह जाए कि भैया ये हमको पैसे देता है, विज्ञापन देता है। अगर हमने इसके खिलाफ कुछ छापा तो कल से विज्ञापन मिलना बंद हो जाएगा। इसी तरह से योगी सरकार के बड़े बड़े विज्ञापन आपको हर जगह दिखाई देंगे। और जब आपका विज्ञापन किसी अखबार में पहुंच जाता है, किसी चैनल में पहुंच जाता है, उसी पल उसकी अवस्था क्या होती है? गर्दन झुक जाती है, पूंछ पीछे से अंदर घुस जाती है और वो ज़मीन पर लेट जाता है, बहुत कातर भाव में आ जाता है। और ये आप देखते होंगे, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके बीच में भी आप देखेंगे कि इस तरह से अखबारों के कार्यक्रम, दूसरी जगहों पर शेरपुरिया साहब मौजूद रहते हैं। बहरहाल जो भी है, ये लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका एक ऐसे एम्पायर की है जो एम्पायर होने के साथ साथ पार्टी भी है, और वो भी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बहुत सारे मामलों में उसको झिड़क दिए जाने से खुश नहीं है। सबसे पहले गडकरी का मामला आप देख लीजिए। गडकरी को जिस तरह से संसदीय बोर्ड से हटाया गया था, उसके बाद से वो उत्तर प्रदेश में जाते हैं, वो वहाँ जाकर भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, योगी जी जो है वो भगवान का अवतार है। तो ऐसे ही नहीं देते हैं। ये स्थिति जो है, ये बहुत कुछ ऐसा बताती है कि जो कुछ आपको बाहर दिख रहा है वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। यानी ये ऊपर दिख रहा है ना, ये तो पत्ती दिख रही है, ये बहुत छोटा हिस्सा है, बड़ा पेड़ ज़मीन के नीचे है। और ये युद्ध बढ़ने वाला है, क्योंकि अब दोनों ने डायरेक्ट हाथ डाल दिया है। अगर कोई बैठा के इनके बीच में सुलह नहीं कराएगा तो मामला बढ़ता जाएगा, और सुलह कराएगा नागपुर। और सुलह का मतलब ये होता है कि दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा। तो अहंकारी झुकेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जो थोड़ा बताया उसको अधिक समझना। नमस्कार, जय हिंद।